हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दिल्ली में एक बार प्रदूषण का लेवल बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। बहुत ही चिंताजनक स्थिति हमको दिल्ली में इस वक्त देखने को मिल रही है। और इसको लेकर हम देखते हैं कि एक बार फिर से ये मुद्दा जो एक एनवायरनमेंट का मुद्दा है, पर्यावरण का मुद्दा है, उसके अंदर हमको यहाँ पर पॉलिटिकल खींचतान देखने को मिलती है। खासकर दिल्ली के सीएम, यहाँ पर पंजाब के सीएम, हरियाणा के सीएम और यहाँ तक कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट भी इन्वॉल्व हो गए इस कंट्रोवर्सी में। तो फ्रेंड्स, आखिरकार क्या है ये मुद्दा? दिल्ली में हर साल प्रदूषण इतना क्यों बढ़ जाता है? इन सब टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करेंगे। आइए चालू करते हैं आज का सेशन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दिल्ली में पॉल्यूशन की। उसका सबसे बड़ा रीज़न बताया जा रहा है पराली का जलना, जिसको हम स्टबल बर्निंग बोलते हैं। इसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन का जो लेवल है बहुत खतरनाक स्तर को छू लिया है। तो इसके बाद क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने ये बोला कि पंजाब के जो फार्मर्स हैं उन्होंने बायोडिकम्पोजर्स को यूज करने से मना कर दिया है। और पराली जलाई जा रही है लगातार, और लगभग 20% ज़्यादा केसेस हमको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर पंजाब में। और 20% ज़्यादा खेतों में पराली जलाई गई है इस साल। ये एलिगेशंस लगाए एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं उन्होंने और भी बातें कहीं। उनका कहना था कि पंजाब में इस समय 3634 जगह पर फायर्स देखी जा सकती हैं और 19% का राइज है 2021 के मुकाबले। 19% का राइज है। इसकी वजह से जो दिल्ली है, दिल्ली एक गैस चैम्बर बन गया है, उनका ये एलिगेशन है। इसकी वजह से दिल्ली एक गैस चैम्बर बन गया है। और उन्होंने सीधा आरोप लगाया पंजाब की गवर्नमेंट पर। पंजाब की गवर्नमेंट को यहाँ पर टारगेट किया गया। बोला कि सरकार हर तरफ से मदद कर रही है, मगर पंजाब गवर्नमेंट जो है उसने एक्शन नहीं लिया, इसलिए ये स्थिति इस वक्त दिल्ली में आई है। उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, उन्होंने एक मैप भी शेयर करा जहाँ पर उन्होंने बताया कि देख सकते हैं आप इस मैप में पंजाब में कितनी जगह पर आगजनी हो रही है, पराली जलाई जा रही है। पूरा डाटा उन्होंने शेयर करा। उसके बाद केजरीवाल जी और पंजाब के सीएम भगवंत मान जी आते हैं। उन्होंने इस मुद्दे को और हाईलाइट किया। इन्होंने यहाँ पर जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने ये भी बताया कि 75 लाख एकड़ जगह है पंजाब में जिसमें खेती होती है। 75 लाख एकड़ खेतों में जो खेत हैं, इतने एरिया में खेती होती है, मगर सिर्फ 5000 एकड़ खेत में ही सही मेजर्स लिए गए हैं जहां पर पूसा कैप्सूल का इस्तेमाल किया गया है, जिसको बायोडिकम्पोजर बोला जाता है। ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है। और इस कैप्सूल को आपको डालना होता है, स्प्रे करना होता है पूरी फील्ड में। और जो ये पूरी पराली है, ये एक मैन्योर बन जाता है, खाद का काम करता है अगर आप इसको यूज़ करते हो। इसके अलावा भी एक हार्वेस्टर आता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपको पराली को जलाना ना पड़े। मगर ये दोनों चीज़ें पंजाब में होते हुए नहीं दिख रही हैं। ये एलिगेशंस लगाए हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने। इसके बाद केजरीवाल जी आते हैं और यहाँ पर उनका क्या कहना है, आइए इसको देखते हैं। उनका यह कहना है कि एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण जो है वो सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या है। उन्होंने सबसे पहले ये बोला। इसको सिर्फ दिल्ली के एंगल से देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि ये समस्या पूरे नॉर्थ इंडिया की ही है। और इस यहाँ पर सबसे पहला मेजर उन्होंने अनाउंस किया कि इतनी खतरनाक स्थिति है इस वक्त दिल्ली में, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 450 के आसपास पहुँच गया है, जो उसको सीवियर माना जाता है। आदमी बीमार पड़ सकता है कुछ घंटे अगर वो एक्सपोज रहेगा इसी हवा में। तो उसको देखते हुए क्लासेस को बंद कर दिया गया है। जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर छोटी क्लासेस प्राइमरी सेक्शन के, उनकी क्लासेस को यहाँ पर बंद कर दिया गया है, केजरीवाल जी ने ये बताया। उसके बाद उन्होंने बोला कि बहुत सारी सिटीज़ हैं नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली के अलावा, जहाँ पर पॉल्यूशन लेवल काफ़ी हाई है। पॉल्यूशन लेवल काफ़ी हाई है दिल्ली और पंजाब के अलावा। और भी सिटीज़ है जिस पर फोकस नहीं कर रही है गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जानबूझकर दिल्ली को टारगेट कर रही है, ये ऐसा बोला है यहाँ पर केजरीवाल जी ने। और बताया कि ये पूरा एरिया, नॉर्थ इंडिया का ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में ही पॉल्यूशन की दिक्कत है। दिल्ली इकलौता शहर नहीं है, उनका ये कहना था। उसके बाद भगवंत मान जी आते हैं। उनका ये कहना है, पंजाब के सीएम, कि जो फार्मर्स हैं वो पराली जलाना नहीं चाहते हैं, मगर उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इस इशू का। कहते हैं हमने एफर्ट्स डाले हैं, मगर हम कुछ में सक्सेस मिली हमको, कुछ में सफलता नहीं मिली। ये कहना है यहाँ पर भगवंत मान जी का। तो फ्रेंड्स, ये पूरा मुद्दा है। हम देख रहे हैं यहाँ पर पॉलिटिकल खींचतान चालू हो गई है इस मुद्दे को, जहाँ पर इतना सेंसिटिव मुद्दा है, लोगों की हेल्थ से जुड़ा मुद्दा है, एनवायरनमेंट से जुड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे पर पॉलिटिकल खींचतान देखने को मिल रही है। आइए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं इस पूरे टॉपिक को कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है दिल्ली में।
सबसे पहले हम देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये इंडेक्स निकाला है, हर शहर के लिए निकालता है वो। आप देख सकते हैं कि दिल्ली में सुबह आज 426 मेजर किया गया ये इंडेक्स, 0 से लेकर 500 तक का ये इंडेक्स है। 500 मतलब सबसे खतरनाक स्थिति। और ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि अनहेल्दी होना चालू हो जाता है एनवायरनमेंट जब ये इंडेक्स 150 को छू लेता है। तो यहाँ पर मोर देन डबल 400 से ऊपर चले गए हम, यानी कि हडाजस जोन में आ गए। मैरून कलर देखने को मिल रहा है यहाँ पर, हडाजस, यानी कि यहाँ पर चिंताजनक और इतनी खतरनाक स्थिति है कि आपकी हेल्थ डायरेक्टली अफेक्ट होती है जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो। हेल्थ आपकी डायरेक्टली अफेक्ट होती है। यहाँ पर ग्रीन कलर गुड को सिंबलाइज करता है, येलो कलर मॉडरेट, ऑरेंज अनहेल्दी हो जाती है कुछ लोगों के लिए, खासकर जैसे कि जो लोग एज ज़्यादा है जिनको कुछ हेल्थ में पहले से दिक्कत है, तो उनके लिए 100 आज से लेकर 100-150 तक भी दिक्कत है, और 150 के बाद ये और बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर 426 देखा गया। इस इंडेक्स में कौन कौन सी गैसेस को मेजर करते हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो PM 2.5 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, अमोनिया, लाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, ये ग्राउंड लेवल ओजोन, और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन गैसेस को मेजर कर कर ये इंडेक्स बनाया जाता है। हर शहर के लिए आता है, दिल्ली में हर इलाके के लिए भी आता है। दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में 450 के आसपास ये रीडिंग नोट करी गई है। तो फ्रेंड्स ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आधार पर ही पूरा पता चलता है कि कितना पॉल्यूशन है। वहाँ पर आप दिल्ली के फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, वहाँ पर धुंध का जैसा माहौल दिखेगा आपको, स्मोक फॉर्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा भी 2021 में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आई थी हमारे पास। इस रिपोर्ट ने डाटा 2021 का लिया, मगर ये रिपोर्ट आई थी 2022 में। इस रिपोर्ट ने क्या कहा आइए इसको भी समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये रिपोर्ट निकालता है IQ एयर, IQ एयर द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। ये एक स्विस ग्रुप है जो एयर क्वालिटी को मेजर करता है। यहाँ पर हमने देखा एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 गैसेस थी, मगर यहाँ पर सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के हिसाब से ही ये मेजरमेंट लेता है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया वाला जो एरिया है ये रेडिश कलर का दिख रहा है, यानी सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कंट्रीज में से इंडिया एक है। इसका यह कहना है कि जो PM लेवल है 2.5 का, वो इंडिया में खासकर 58.1 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ये कम से कम देखा जाए तो 6 से 8 गुना ज़्यादा मेजर है। WHO के हिसाब से इसको 6 से 8 गुना कम होना चाहिए था। और इंडिया की अगर बात करें तो सेंट्रल और साउथ एशिया में जो सबसे पॉल्यूटेड 15 कंट्री हैं, उनमें से 11 सिटीज़ इंडिया के अंदर आती हैं। 11 सिटीज़ इंडिया के अंदर आती हैं। अगर 15 पॉल्यूटेड सिटीज़ देखें अगर हम इस एरिया में, साउथ एशिया में और सेंट्रल एशिया की बात करें, तो इंडिया में 11 सिटीज़ देखने को मिल रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या इश्यूज़ हैं, इनको समझते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर और भी जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उन्होंने बताया है कि ऐसा होने की वजह से क्या क्या मुद्दे हमारे सामने खड़े होते हैं। सबसे पहला मुद्दा हमारे सामने खड़ा होता है स्वास्थ्य का। तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्वास्थ्य पर? कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, हार्ट डिसीजेज बढ़ना चालू होती हैं। जो चाइल्ड हैं, इंडिया में बताया जा रहा है कि लगभग 40,000 बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है, हर साल उनकी मृत्यु सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है। वर्ल्ड लेवल पर देखें तो 70 से 80 लाख मौतें होती हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से। 70 से 80 लाख मौतें एयर पॉल्यूशन की वजह से होती हैं। हेल्थ इतना बड़ा इशू है, यहाँ पर हेल्थ की बात की जा रही है। खासकर जो बच्चे हैं जिनकी उम्र छोटी है और जो एज हो गए हैं 60 से प्लस, उनको सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा, लंग्स डिसीजेज बढ़ जाती हैं। तो हेल्थ एक सबसे बड़ा इशू खड़ा होता है। नेक्स्ट इशू आता है यहाँ पर एनवायरनमेंट। हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज रियल, जलवायु परिवर्तन लगातार हो रहा है और उसका इम्पैक्ट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ये इस सीज़न में इसलिए होता है, विंटर सीजन में ऐसी चीज़ें हमको इसलिए भी देखने को मिलती हैं क्योंकि ये समय में जो एयर होती है, एयर दबती है। नॉर्थ इंडिया में एयर दबती है तो ऊपर नहीं जा पाती, तो पॉल्यूशन नीचे रह जाता है। इसलिए हर साल विंटर में हम देखेंगे
कि पॉल्यूशन की बातें आती हैं, समर में ये हवा ऊपर उठती है तो ऐसा होता नहीं है, तो इन्वायरमेंट पर भी काफ़ी असर पड़ता है। कंक्रीट जंगल बन चुके हैं, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, ये जो जगह हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं जो इशू है, इकोनॉमिक भी है। इसकी एक इकोनॉमिक कॉस्ट भी आती है, और वो सिर्फ इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड भरता है। कितनी इकोनॉमिक कॉस्ट है, तो एस्टीमेट के हिसाब से देखा जाए तो $8 बिलियन, $8 बिलियन इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट बताई जा रही है। $8 बिलियन वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो 3 से 4% वर्ल्ड की जीडीपी, पूरी दुनिया की जीडीपी यहाँ पर लग जाती है इन्वायरमेंट के इस मुद्दे पर, इस पॉल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, जो अभी हमने डिस्कस ही करे कि राजनीतिक पार्टियां तो आपस में लड़ी रही हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, फंडामेंटल राइट है, हमारे मौलिक अधिकार, वहाँ पर राइट टू लाइफ के तहत यहाँ पर गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो एक एनवायरनमेंट प्रदान करे ऐसा जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं हो, जनता आराम से रह सके और अच्छा जीवन जी सके। तो राइट टू लाइफ के खिलाफ जाता है और पॉलिटिकल मुद्दा भी है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं जस्टिस, न्याय की बात करें, न्याय कैसे आता है यहाँ पर। यहाँ पर रिपोर्ट्स में हमको पता चला है कि जो ये पॉल्यूशन होता है वो सब पर इक्वली तरीके से इम्पैक्ट नहीं डालता, सब पर समान तरीके से इम्पैक्ट नहीं डालता। इसको आप ऐसे समझिए, जो व्यक्ति गरीब है, जो जिसके घर में संसाधन नहीं है अच्छे, जो कई बार लोग रोडों पे भी सो रहे हैं, यहाँ पे दिल्ली में देख सकते हैं, कुछ लोग अच्छे घरों में रहते हैं, उनके पास पैसा है, तो वो अपने आप को सुरक्षित कर पाते हैं इस मुद्दे से, मगर कुछ लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। वो बीमार पड़ेंगे तो बीमारी का खर्चा भी उनको, अपनी जो खाने का खर्चा बचा के बीमारी का इलाज कराना पड़ता है। तो ये जो जस्टिस है, यहाँ पर न्याय का मुद्दा भी आता है कि यहाँ पर ये गरीब लोगों पर, मार्जिनलाइज सेक्शन पर, लो इनकम ग्रुप पर एक डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से असर डालता है प्रदूषण या फिर क्लाइमेट चेंज, जितना अमीरों पर असर नहीं पड़ता है। तो ये जो कहीं ना कहीं ये सोशल जस्टिस के खिलाफ जाता है, इकोनॉमिक जस्टिस के खिलाफ जाता है। हमारी फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 39(2) में दिया गया है, 39 सब क्लॉज 2 के अंदर ये बात की गई है सोशल जस्टिस की, तो ये उसके अगेंस्ट जाता है ये प्रिंसिपल। इसलिए यहाँ पर इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को कि पॉल्यूशन सब पर एक तरीके से इम्पैक्ट नहीं डालता है, हर वर्ग पर अलग इम्पैक्ट पड़ता है इसका। तो ये इश्यूज यहाँ पर खड़े होते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि खासकर दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल में से एक है। दिल्ली दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल है। 2021 में ये रैंकिंग आई थी, 2021 के हिसाब से ये रैंकिंग आई थी, 2022 में लॉन्च हुआ था ये, ठीक है। और ये बिल्कुल गर्व की बात नहीं है कि वर्ल्ड का पॉल्यूटेड कैपिटल हमारा देश है। लगातार चौथे साल ऐसा हुआ है, लगातार चौथे साल ऐसा हुआ है, ठीक है। आज की बात करें, आज के दिन 4 नवंबर को जब 4:10 पर भी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रैंकिंग देखी गई तो दिल्ली उसमें टॉप पर था, और सेकंड नंबर पर यहाँ पर लाहौर है। आप देख सकते हैं कितना गैप है, 415 पॉइंट यहाँ पर इंडिया के हैं और 193, यानी कि कोई स्थिति में चेंज नहीं आया है वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से भी। दिल्ली लगातार यहाँ पर ग्लोबल कैपिटल पॉल्यूशन के चार्ट को टॉप कर रहा है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर समझना चाहिए कि कितनी गंभीर स्थिति है यहाँ पर दिल्ली में, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा इस समय के साथ आपको और पता चलेगा, क्योंकि पॉल्यूशन का इम्पैक्ट एक दिन में नहीं, धीरे धीरे ये लोगों के अंदर आता है इसका इम्पैक्ट। फिर हम देखते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले साल ही जब ग्लासगो गए थे, वहाँ पर COP26 की मीटिंग थी, प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर कुछ वादे किए थे, कुछ स्ट्रेटेजी बताई थी कि किस तरह से हम क्लाइमेट चेंज के खिलाफ, एयर पोल्यूशन के खिलाफ लड़ाई करेंगे, जिसको पंचामृत बोला गया, जिसको पंचामृत बोला गया, ठीक है। तो मोदी जी ने सबसे पहले वहाँ पर क्या बोला कि वहाँ पर हम नॉन फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जो हम पेट्रोल डीजल ये सब यूज़ कर रहे हैं, इसको हम चेंज करेंगे और हमारी जो कैपेसिटी है 500 गीगावाट कैपेसिटी ऐसी बनाएंगे जहाँ पर हम नॉन फॉसिल फ्यूल्स के तहत इसको रेज करेंगे। फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करना कम करना है हमको, नॉन फॉसिल फ्यूल से हम 500 गीगावाट की एनर्जी पैदा करेंगे 2030 तक। फिर उन्होंने बोला कि 2030 तक ही हम 50% जो हमारी कंट्री की एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उससे मीट करेंगे, यानी कि यहाँ पर कोल से, कोयले से, डीजल से एनर्जी को हम नहीं बनाएंगे। फिर उन्होंने बोला था कि कार्बन एमिशंस जो होते हैं उसका हम 1 मिलियन टन कार्बन एमिशन को कम करा जाएगा
2021 से लेकर 2030 के बीच में। ये कमिटमेंट मोदी जी ने किए हैं इंटरनेशनल लेवल पर ग्लासगो में। और फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल हो चुकी है, इजिप्ट में हो रही है इस साल की मीटिंग, जहां पर फिर से COP27 ऑर्गेनाइज होगा। अगला कमिटमेंट यहां पर यह किया गया था कि 45% से हम हमारी कार्बन इंटेंसिटी को कम करेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट कमिटमेंट यह था कि इंडिया कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा, कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा और जीरो इमिशन अचीव कर लेंगे हम 2070 तक। ये सब कमिटमेंट्स हमने इंटरनेशनल लेवल पर करे हैं, मगर अगर यही स्थिति रहेगी हमारे कैपिटल सिटी की, तो इन कमिटमेंट्स का क्या फ़ायदा होगा, क्या हम इनको पूरा कर पाएंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, क्या क्या उन्होंने पहल करी है इंडिया ने, कि हम इन्वायरमेंट चेंज और जो पॉल्यूशन है उसको रोक सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्मोक टावर है, ये गंदी हवा को अपने अंदर लेता है और पॉल्यूशन को अंदर कंप्रेस कर देता है, ये स्मोक टावर जिसको हम बोलते हैं। ऐसे इनिशिएटिव भी लिए गए हैं। इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी लेवल पर चेंजेस करे हैं, जैसे कि सफ़र IITM पुणे ने और मिलकर बनाया है इसको, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च पोर्टल, जहाँ पर ये एयर क्वालिटी को और वेदर फॉरकास्टिंग करता है सफ़र। फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स तो हमने बात करी ली इसके बारे में। फिर एक है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये स्पेसिफिकली दिल्ली के लिए बनाया गया है। इसकी कमेटी का गठन भी किया गया था, इसके लिए बिल भी पास हुआ था। वो जो कमेटी है नेशनल कमीशन, वो पूरे निर्णय लेती है कि दिल्ली में किस तरह से हमको पॉल्यूशन को रोकना है। 4 स्टेजेस पर ये काम करती है। जैसे कि दिल्ली में अब इस प्लान के तहत क्या होगा, कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया जाएगा, बिल्डिंगें नहीं बनाई जाएंगी। ऑड इवन फिर से वापस आ सकता है, यहाँ पर केजरीवाल जी ने इशारा करा है ऑड इवन की पॉलिसी हम फिर से लेकर आएंगे। स्कूलों को जैसे कि बंद किया गया, यहाँ पर जो इमरजेंसी एक्टिविटीज़ हैं उनको ही चालू रखा जाएगा, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बंद कर सकते हैं। इस एक्शन प्लान के अंदर पूरा बताया गया है कि कौन सी स्टेज पर क्या काम हमको करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो गाड़ियों से प्रदूषण होता है उसको रोकने के लिए क्या स्टेप्स उठाए गए हैं। तो BS6 इंजन, अब जो भी गाड़ी आती है उसके अंदर BS6 इंजन होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहाँ पर गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है लगातार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग अपनाएं, इसके तरफ जा रही है। ऑड और इवन पॉलिसी समय समय पर आती रहती है। इसी के साथ फार्मर्स को भी सब्सिडी दी जा रही है, किसानों को भी सब्सिडी दी जा रही है, ताकि वो टर्बो हैप्पी सीडर मशीन खरीद सकें। जो पराली होती है उसको जब हार्वेस्टिंग हो रही है, यहाँ पर जब चावल की फसल पर हार्वेस्टिंग करें, उसकी इस मशीन से अगर जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो वो चावल को अलग कर लेता है, पराली को वहीं दबा देता है ज़मीन के अंदर, और उसके ऊपर आप वापस से गेहूँ उगा सकते हो, और वो मैन्योर का काम करता है, यानी कि खाद का काम करने लगता है ये टर्बो हैप्पी सीडर। इस पर अगर कोई ग्रुप, किसान का ग्रुप जाकर इसको खरीदता है तो 70 से 80% की सब्सिडी मिलती है। कोई एक किसान इकलौता जाता है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाता है, तो उसको 50% सब्सिडी दे रही है यहाँ पर गवर्नमेंट। ये कदम उठाए गए हैं। मगर फ्रेंड्स, बात ये आती है कदम पूरे नहीं पड़ रहे हैं, लगातार पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। तो आखिरकार क्या किया जाए, ये कदम कैसे पूरे पड़ेंगे, इसके बारे में हमको ध्यान देना है। तो वे फॉरवर्ड यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारी आगे की रणनीति क्या होना चाहिए, इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 4 पिलर स्ट्रेटेजी दी है। 4 पिलर स्ट्रेटेजी। सबसे पहले उनका कहना है कि इसके बारे में नॉलेज बढ़ाई जाए, नॉलेज का बेस बढ़ाया जाए, लोगों के अंदर ये ज्ञान आना चाहिए, लोग पहले इस बात को समझें, उनके अंदर ये चेतना तो आए कि ये एक इशू है, उसको रिकॉग्नाइज करें उस इशू को। तो नॉलेज का बेस बढ़ाना है। यहाँ पर जो भी समाज के लोग हैं उनको पहले बताना पड़ेगा आपको, तो ज्ञान की वृद्धि करनी है। नेक्स्ट उनका कहना है कि आप मॉनिटरिंग करें और रिपोर्टिंग करें, निगरानी समय समय पर होती रहनी चाहिए, उसकी रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए। गवर्नमेंट को समय समय पर ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर ये इशू हो रहा है, और होने से पहले इसको रोकना इंपॉर्टेंट है, और हो रहा है तो उसको रिपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है, तभी आगे जाकर आप कुछ इस पर एक्शन ले पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई वैश्विक नेतृत्व की, ग्लोबल लीडरशिप की। ये इशू फिलहाल हमको दिल्ली में देखने को मिल रहा है, नॉर्थ इंडिया में देखने को मिल रहा है, मगर इसके जो परिणाम है, इसके जो इम्पैक्ट है, इसका जो असर है, वो पूरे इंडिया पे पड़ता है, पूरी दुनिया पे पड़ता है। क्योंकि इंडिया में कुछ और इम्पैक्ट दिखता है, दूसरी जगह कुछ और इम्पैक्ट दिखता है क्लाइमेट चेंज का। तो यहाँ पर ग्लोबल कम्युनिटी को एक दूसरे के साथ आना पड़ेगा, और एक लीडरशिप की ज़रूरत है जो वैश्विक स्तर पर एक नेतृत्व कर पाए इस मुद्दे पर। दूसरी बात करी उन्होंने, फाइनल बात,
वो ये है कि इंस्टीट्यूशन जो हैं, हमारे संस्थाएं जो हैं, उनकी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। जैसे कि एग्रीकल्चर विभाग है, पॉल्यूशन विभाग है, इनकी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, इनको और पावर देनी पड़ेगी, इनको और रिसोर्सेज देनी पड़ेंगी ताकि वो एक्शन ले पाएँ। तो ये एक 4 पिलर स्ट्रेटेजी किसने दी है? WHO ने दी है। इसके बाद जो और चीज़ हम खुद कर सकते हैं वो है कि सबसे पहले यहाँ पर इनजस्टिस को, जो अन्याय हो रहा है यहाँ पर, उसको एड्रेस किया जाए, उसके बारे में बात की जाए। जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं यहाँ पर, गरीब लोग हैं जो यहाँ पर बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, ठीक है, जो यहाँ पर ओल्ड एज पीपल हैं, इन पर बहुत बुरा परिणाम पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो इन पर सबसे पहले ध्यान दिया जाए, इनके साथ अन्याय ना हो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक प्रिंसिपल कहलाता है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, यानी कि जो पॉल्यूशन कर रहा है उसको पे करना चाहिए। कौन कर रहा है पॉल्यूशन, पहले उसको आइडेंटिफाई करें। तो जैसे कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिससे पॉल्यूशन होता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो उन गाड़ियों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए। और भी जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है कि इनकी वजह से पॉल्यूशन होता है, तो उनको पे करना चाहिए, क्योंकि इसका जो असर है वो सब पे पड़ता है। उनसे आप पेमेंट लेंगे तभी आप इस वर्ग की हेल्प कर पाएंगे। इसी के साथ एक इन्वायरमेंट टैक्स भी लगाया जा सकता है, कुछ चीज़ों पर जिससे पॉल्यूशन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके तहत हम वे फॉरवर्ड बोलते हैं, जिसको आगे बढ़ सकते हैं ताकि इस समस्या को हम डील कर सकें। फाइनली फ्रेंड्स, ये जो इशू है ये जनता से जुड़ा हुआ इशू है, ये हमारा इशू है, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का इशू नहीं है, ये पीपल का इशू है। तो इसको सबसे पहले पॉलिटिक्स से दूर रखना जरूरी है। इस इशू को पॉलिटिकल ना बनाया जाए, राजनीति ना की जाए इस इशू पर। ये पीपल सेंट्रिक इशू होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पार्टी हो, उसको साथ आना चाहिए इस इशू पर, क्योंकि इसका असर सब पे पड़ता है। ये किसी एक राज्य, एक सिटी की बात नहीं है। जहाँ पर आप डेवलपमेंट करेंगे बिना प्लानिंग के, तो वहाँ पर पॉल्यूशन जैसी समस्या पैदा होती है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक था आज का हमारा, जहाँ पर हमने बात करी क्लाइमेट चेंज के बारे में, और इसमें नेतृत्व कोई कर सकता है, तो वो है लोग ही यहाँ पर नेतृत्व कर सकते हैं। इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली में एक चिंताजनक स्थिति है पॉल्यूशन को लेकर, और हर साल ये ऐसा होता आ रहा है। गवर्नमेंट कोई सी भी रही हो, कोई ऐसा स्टेप नहीं ले पाई है जिसका रिजल्ट हमको आज देखने को मिले। दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल है दिल्ली हमारा। तो फ्रेंड्स, उसको लेकर स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तभी कुछ चेंज आएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और